ट्रैक 6 अध्याय 6 तय उठतस सूरज उठे कविता एवं एक किस्म के नियाव कविता। विनय कुमार पाठक। प्रश्न 1। छत्तीसगढ़ी काव्य में विनय पाठक का योगदान बताइए अथवा विनय कुमार पाठक की काव्य कला, भाव पक्ष और कला पक्ष पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर। हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा पर समान अधिकार के साथ लेखन कार्य में लगे कविवर विनय कुमार पाठक आधुनिक साहित्य के शीर्ष कवियों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय दिखाई देता है। आपका जन्म जिला बिलासपुर के ग्राम जूना में 11 जून सन 1947 को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुंदरलाल पाठक है। आपने हिंदी और भाषा विज्ञान में एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि धारण की। विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ी साहित्य के समर्पित रचनाकार हैं। आपका व्यक्ति जितना सहज है, कृतित्व भी उतना सरल एवं समझ आने वाला है। आपकी कृतियों को अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मान दिया जा चुका है। रचनाएं: छत्तीसगढ़ी लोककथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, कपिलनाथ कश्यप, कृतित्व, व्यक्तित्व, एक रुख, एकेच शाखा, जीवनी, अकादशी, औ अनचिन्हार काव्य। इन रचनाओं के अलावा उनके द्वारा अनेक संपादित कृतियों जैसे गुरु घासीदास स्मारिका, अमरनाथ साव स्मृति ग्रंथ, रौताही वार्षिक आदि भी विशिष्ट स्थान रखती हैं। विनय पाठक की अकादशी औ अनचिन्हार काव्य संग्रह में आपकी 11 प्रतिनिधि कविताएं रखी गई हैं। इनमें विनय कुमार पाठक ने छत्तीसगढ़ की मौलिक एवं अभिनय उपमानों और प्रतीकों द्वारा नई कविता की कथा शिल्प और शैली पक्ष को अधिक परिमार्जित करने का प्रयास किया है। भाव सौंदर्य: पाठक जी हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में समान रूप से समाहित रहे हैं। इनकी रचनाओं में एक और समय की धड़कनें समाहित मिलती हैं, तो दूसरी ओर उनमें फूलों की महक और अंगार की दाहकता एक साथ दिखाई देती है। यही कारण है कि वज्रादपि कोठारानी मृदुनी कुसुमादपि कहावत इन पर चरितार्थ होती है। भावुकता का संस्पर्श पाकर कवि ने अनेक दुर्लभ कल्पनाशील बिंबों का सृजन अपनी रचनाओं में किया है। तय उठतस सूरज उठे, कुछ पंक्तियों में इनकी भावुकता स्पष्ट है। तय उठतस सूरज उठे, सुरताथस होथे सामरे, रात घलो हो जाथे, जब लेथस बने आराम रे, जऊन पानीला तय छूथस, वो गंगा जल हो जाथे रे, जऊन लकड़ीला तय धरथस, तुतारी हल हो जाथे रे, जऊन बीजाला तय छूथस, हो जाए सुघड़ पेड़ रे, जऊन रसदाले रेंगथस, बन जाथे वोहर मेड़ रे, जब काज माँ भीड़ जाथस, बेरा हो जाथे थाम रे। विनय कुमार पाठक के गीतों में नए आकर्षण प्रयोग दिखाई देते हैं। उन्होंने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से मानव जीवन के कष्टों को सामने रखा है। उन्होंने कला को कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए प्रस्तुत किया। उनके नवीन प्रयोगों से छत्तीसगढ़ी साहित्य की गरिमा में वृद्धि हुई है। इन सबसे अलग उनकी रचनाओं में क्रांतिकारी तेवर भी दिखाई देता है।
वे कहीं भी रूढ़िवादी नहीं प्रतीत होते। उनकी लंबी कविता महान सैनिक वीर नारायण पर लिखी गई है। बलिपथ पर लहूलुहान होकर आत्मशुद्धि हेतु बढ़ते उनके कदमों का ऐतिहासिक महत्व है। साहित्यिक साँचे में ढालकर प्रेरणास्पद रूप देने में विनय कुमार को विशेष सफलता मिली है। वीरता और ओज भरी रचनाओं से अलग इन्होंने लोकधुन पर आधारित गीतों का भी सृजन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विनय कुमार की रचनाओं में हिंदी छायावाद के प्रतिष्ठित कवि महाप्राण निराला की भांति वैविध्य विद्यमान है। इनका भावपक्ष अत्यंत सशक्त एवं प्रभावोत्पादक है। कला पक्ष की दृष्टि से विनय कुमार की रचनाएं छत्तीसगढ़ी साहित्य के लिए मानक मानी जाती हैं। भाषा एवं शैली छत्तीसगढ़ी भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। विशुद्ध छत्तीसगढ़ी साहित्य का सृजन कर इन्होंने अनेक लोगों को इस ओर लेखन के लिए प्रेरित किया। भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रवाहमयता दिखाई देती है। चित्रात्मक एवं विवरणात्मक शैली के कारण अभिव्यक्ति को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। एक एक के धरे हाथ है, गिज गिज करत जात है। अलंकार, उपमा, अनुप्रास, रूपक, विप्सा आदि अनेक परंपरागत अलंकारों के प्रयोग आपके काव्य में दिखते हैं। ध्वन्यार्थ, व्यंजना एवं अनुप्रास अलंकार की छटा इन पंक्तियों में देखिए। छुम छुम बाजत जावे, खुल के कंगनी हाथ बजावे। चुटकी चुटका गोड़ सुहावे, चुट चुट बाज बजावे। रस, साहित्य में श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। पाठक जी ने भी इस काव्य में विशेष महत्व दिया है। इसके अलावा भक्ति रस आदि पर भी इनकी लेखनी अधिकार के साथ चलती रही है। छंद, दोहा, चौपाई, त्रोटक आदि अनेक परंपरागत छंदों का समायोजक इनकी रचनाओं में हुआ है। विभिन्न लोकोक्ति एवं लोक संस्कृति के बिंबों से स्नात भावानुकूल छंदों का सृजन कर इन्होंने अभिव्यक्ति को जीवंत स्वरूप दिया है। स्पष्ट है कि विनय जी की काव्य कला अत्यंत प्रभावपूर्ण, सरस और सजीव है। पंडित माधवराव सप्रे ने इनकी प्रशंसा में जो कुछ लिखा है वही इनके काव्य में मूल्यांकन की यथार्थ अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। मुझे विश्वास है कि भगवान कृष्णचंद्र की लीला के द्वारा मेरे छत्तीसगढ़ निवासी भाइयों का अवश्य कुछ सुधार होगा। मेरी यह आशा भी दृढ़ हो जाती है जबकि मैं यह देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ निवासी भाइयों में आपकी इस पुस्तक का कैसे लोकोत्तर आदर है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कविवर विनय कुमार पाठक ने गीत और कविता दोनों ही विधाओं का तात्विक सृजन कर साहित्य संसार को समृद्ध बनाया है। छत्तीसगढ़ को इनकी देन अविस्मरणीय है। संपूर्ण व्याख्याएं। तै उठतस सूरज उठे, तै उठतस सूरज उठे, सुरताथस होथे सामरे, रात घलो हो जाथे, जब लेथस वने आराम रे। जौन पानीला तय छूतस, वो गंगा जल हो जाथे रे। जौन लकड़ीला तय धरतस, तुतारी हल हो जाथे रे। जौन बीजला तय छूतस, हो जाथे सुगड़ पेड़ रे। जौन रसदा ले रेंगथस, बन जाथे वोहर मेड़ रे। जब काजमा भीड़ जाथस, बेरा हो जाथे थाम रे। शब्दार्थ। सूरज, सूरज, उठे, उठना, घलो, घर, छूथस, छून,
तुतारी एक हल, जाथे जाना, थाम रोकना। संदर्भ कवि विनय कुमार द्वारा विरचित यह पद्यांश अकादशी औन अनचिन्हार काव्य संग्रह में संकलित कविता तय उठतस सूरजो उठे शीर्षक से संकलित है। प्रसंग यहाँ पाठक जी ने प्रकृति से जुड़ी रचना में सूरज के आगमन पर प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहते हैं, जो अन्न पिता है विधाता, तेरे पावन स्पर्श से सामान्य जल भी दिव्योदक बन जाता है। तेरी आचमन का जल गंगा जल बन जाए तो यह कोई विस्मय नहीं। जड़ काष्ठ भी तेरे चेतन स्पर्श के कारण कृषि के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में परिणत हो जाता है। तेरी अंजलिका के बिखरा हुआ सामान्य बीज स्वर्ण तरु बनकर विकसित होता है और अन्न की बालियाँ तुझे झूम झूम कर प्रणाम करती हैं। तेरे चरणों तले जो धरा है वह विशिष्ट पगडंडी बन जाती है। तेरे चरणों के स्पर्श से धानी धरती की मांग में धवल धूरस चरण चिन्ह बन जाते हैं। तू जब श्रमरत होता है तब दिन भी जैसे ठिठक जाता है, बेला भी थम जाती है। इस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन एक साथ दिखाई देते हैं। विशेष एक, छत्तीसगढ़ी भाषा का सहज सरल और भावानुकूल प्रयोग इन पंक्तियों में दृष्टिगत है। 2. चित्रमय शैली में प्रस्तुत श्रृंगार वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक बन गया है। 3. उत्मा उत्प्रेक्षा अलंकार है। 2. दू हाथ बढ़ाए आघू ओ जाथे जम्मो काजरे, भूता शुरू हो जाथे जबले लेथस अंताज रे। जागर पेरे तो भुइया मनमा अन्नपूर्णा के राज रे, माटी सोना होही पचीना चुचवाही आज रे। देह जुड़ाही झटकुन परिही जब जोहरा घाम रे। शब्दार्थ दू दो, जम्मो समस्त, शुरू प्रारंभ, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, जोरहा जोर से, घाम धूप। संदर्भ कवि विनय कुमार द्वारा विरचित यह पद्यांश अकादशी औन अनचिन्हार काव्य संग्रह में संकलित कविता तय उठतस सूरज उठे शीर्षक से संकलित है। प्रसंग कवि ने यहाँ श्रम का महत्व स्पष्ट किया है। व्याख्या कवि ने इन पंक्तियों में श्रम के पक्ष में अपना समर्थन प्रकट करते हुए लिखा है कि ओ श्रमदेव, तेरी भुजाओं के बल पर समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। तू जब निहारता है तब अपान दान से ही धरती सुख बुगाने लगती है और तेरे प्रसेवित परिश्रम से अन्नपूर्णा को आमंत्रण मिलता है और साधारण मिट्टी से भी सोना बन जाती है। तेरे श्रम से द्रवित प्रस्वेत की बूंदें मिट्टी का भी कायाकल्प कर देती हैं और दिनमान की उष्मा तुझे छूकर शीतल हो जाती है। पसीना सूखता है बयार विजन जो डुलाती है। विशेष एक, छत्तीसगढ़ी भाषा का अत्यंत सहज सरल स्वरूप यहाँ प्रस्तुत हुआ है। 2. सहज सरल स्वाभाविक कथन के कारण अभिव्यक्ति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। 3. भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से कवि की अभिव्यक्ति सार्थक और सफल बन गई है। 3. तोर तत बैला के बन जाथे गीता छंदरे, सब खेत होथे राधा तय बंथम बेटा नंदरे। तोर खुशी ले खेत मन झुमर झुमर लहरावे रे, तोर उदाह ले गावे म नवा जिंदगी आवे रे। तोर खेत के चारों खूट हो जाथे चारों धाम रे।
शब्दार्थ तोर, तेरी, बैला वाणी, होथे होते, बंथम बनना, खुशी प्रसन्नता। चारों धाम रे चारों तीर्थ। संदर्भ कवि विनय कुमार द्वारा विरचित यह पद्यांश अकादशी औ अनचिन्नार काव्य में संकलित कविता तय उठतस सूरज उठे शीर्षक से संकलित है। प्रसंग इन पंक्तियों में कवि ने किसान को धरती का सभी कुछ बताकर उसका प्रभावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या कवि कहता है, ओ अधिदेवता, तेरी वाणी से निश्रुत वृक्ष युगल के लिए संकेत स्वर पावन गीत के प्रेरक छंद के रूप में परिणत हो जाता है। खेत बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। सावले सलोने नंद किशोर के रूप में यह धरा आराधिका राधा बन जाती है और तेरी प्रणय राधिका तेरी प्रसन्नता से पुलकित होकर झूम झूम कर लहराती है। तेरे उत्साह से ग्राम में नया जीवन आता है और तेरी श्रम साधना के कारण तेरे खेतों के चारों कोने चारों पावन धाम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सचमुच तू विधाता है, अन्नदाता है। किसान धरती का सर्वस्व होता है। वह पृथा पुत्र है, अन्नदाता है, श्रम का देवता है। प्राण समग्र को उसी के श्रम से जीवन मिलता है। सूर्य की स्वर्णिम किरणें उसका गौरवगान करती हैं। किसान का जागना ही सृष्टि का सुबह होना है। विशेष 1. सूर्य की किरणों का सुंदर दृश्य अभिव्यंजित है। 2. भाषा सहज सरल समझ आने वाली है। 3. अनुप्रास विरोधाभास स्वभावोचित अलंकार का प्रयोग है। 4. छंदों की गेयता दृष्टव्य है। 1. किस्म के नियाव। 1. चेतु गौटिया इहाँ सबो दूध ल, अमरा देथे घर भर के सबो, दाना दाना बर तरसथे औ उपासमा घर के, दूध धो नहीं पा सके। बैसाखू सेठ इहाँ जाके, जांगर पैर के, महल अटारी बनाथे घर भर के सबो, छाँव भर कल्पथे। फिर माटी के बेटा माटी के घर कुरिया नहीं बना सके। जेठू महाजन इहाँ सूत के ओढ़ना बना के दे आथे घर भर के सबो, चेंदरी बल लुलवाथे। इज्जत ढाके बर जुना कपड़ा घलाव नहीं पा सके। पूसऊ गाँव में विष्णु भगवान का मंदिर बनाते घर भर के सबो, भगवान के दर्शन औ प्रसाद बरसथे औ तो औ वो हर मंदिर के डेहरी नहीं चग सके। चेतु भूख में, पैसाखू घाम में, जेठू इज्जत में औ पुसत जाड़ में, जांगर चलात चलात अकड़ के मर जाते। विधाता के एहू एक किस्म के नियाव आए, अपन भगत सो बलि लेके या उनला संसार के दुख ले उबार के। शब्दार्थ सबो सभी, वर के लिए, तरसते तरसते, कामपये कल्पना, विष्णु विष्णु, नियाव न्याय, उबारे उबारना। संदर्भ प्रस्तुत कविता कविवर पाठक द्वारा रचित अकादशी औ अनचिन्नार काव्य संग्रह में संकलित एक किस्म के नियाव शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि ने मजदूर वर्ग की दरिद्रता का हृदयस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या आज मानव धर्म, जाति, वर्ण और जाने किन किन आधारों पर खंडित है कि मानवता का स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता। विडंबना है तो चैतु ग्वाला सामंत के घर पूरा दूध दे आता है,
जबकि उसका परिवार दाने दाने को मोहताज है। उपवास की इस बेला में उसके घर का दूध भी उसके भाग्य में नहीं है। मजदूर सेठ की महल अटारी तो बना लेता है, लेकिन उसका परिवार छाया के लिए तरसता है। विपरीतता यह है कि माटी पुत्र होकर भी मिट्टी का कुटीर निर्मित नहीं कर पाता। वस्त्रकार महाजन को वस्त्र बनाकर देता है, लेकिन उसका परिवार फटे चिथड़ों में जीता है तथा वह स्वतः पुराने परिधान की चाह में दम तोड़ देता है। भगवान के लिए मंदिर निर्माण करने वाला लोक वास्तुकार इतना अपेक्षित हो जाता है कि उसका परिवार इस दर्शन करने व प्रसाद पाने की संकल्पना भी नहीं कर सकता। विरोधाभास यह है कि मंदिर बनने के बाद अस्पृश्य समझकर वह सीढ़ी तक पहुंचकर ही संतोष का अनुभव करता है। कवि इन विद्रूपताओं और विषमताओं को ही रेखांकित नहीं करते, वरन यथार्थ के मर्म तक पहुंचने के लिए सत्य का आश्रय ग्रहण करते हैं। वे आगे लिखते हैं कि यदि भूख, इज्जत और प्रकृति प्रकोप के कारण कमेरे, श्रमिकों, मजदूरों व लोक व कलाकारों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो यह ईश्वर का उनके दुखों के त्राण की लीला अथवा उनकी साधना और त्याग की बलि वेदी पर चढ़े जाने का संयोजन कहा जा सकता है। कवि यहाँ भाग्यवादी व परंपरावादी समाज पर कटाक्ष ही नहीं करते, प्रत्युत उस समाज के सत्ताधीशों पर भी प्रहार करते हैं जो श्रमिकों के बल पर ऐश्वर्यमय जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधा जुटाने के लिए उन्हें बनने ही नहीं देते। विशेष एक समसामयिक परिदृश्यों को सभी प्राय रूप में कवि ने चित्रित किया है। 2. छत्तीसगढ़ी का परिकृत शब्द प्रयोग यहाँ प्रस्तुत हुआ है। 3. सहज, सरल, प्रभावपूर्ण एवं भावानुकूल भाषा प्रयोग तथा चित्रात्मक शैली का जादू यहाँ दृष्टव्य है। 4. कवि ने शिल्प पक्ष की दृष्टि से यहाँ एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। जेठू महाजन यहाँ सूत के ओढ़ना बना के दे आथे, घर भर में सबो चेंदरी बल लुलवाथे, इज्जत ढाके बर जुना कपड़ा घलाव नहीं पा सके। शिल्प पक्ष की दृष्टि से यह पंक्तियाँ सुंदर प्रतीत होती हैं। प्रश्नावली। प्रश्न 1. विनय पाठक की कविता तय उठतस सूरज उठे का कथ्य लिखिए। उत्तर। ओ अधिदेवता, तेरी वाणी से निश्रुत वृष युगल के लिए संकेत स्वर पावन गीत के प्रेरक छंद के रूप में परिणित हो जाता है। खेत बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। सावले सलोने नंदकिशोर के रूप में यह धारा आराधिका राधा बन जाती है और तेरी प्रणया राधिका तेरी प्रसन्नता से पुलकित होकर झूम झूम कर लहराती है। तेरे उत्साह से ग्राम में नया जीवन आता है और तेरी श्रम साधना के कारण तेरे खेत के चारों कोने चारों पावन धाम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सचमुच तू विधाता है, अन्नदाता है। किसान धरती का सर्वस्व होता है। वह पृथापुत्र है, अन्नदाता है, श्रम का देवता है। प्राण समग्र को उसी के श्रम से जीवन मिलता है। सूर्य की स्वर्णिम किरणें उसका गौरवगान करती है। किसान का जागना ही सृष्टि का सुबह होना है। प्रश्न 2. छत्तीसगढ़ी काव्य में विनय पाठक का योगदान बताइए। उत्तर। प्रश्न 1 का उत्तर देखें। प्रश्न 3. इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अ. जौन पानीला तय छूथस ओ गंगाजल हो जाथे रे, जौन लकड़ीला तय धरथस तुतारी हल हो जाथे रे। ब. जेठू महाजन यहाँ
सूत के ओढ़ना बना के दे आथे, घर भर के सबो चेंदरी बल लुलवाथे, इज्जत ढाके बर जूना कपड़ा घलाव नहीं पा सके। उत्तर उत्तर के लिए व्याख्या भाग देखें। प्रश्न 4 लघु उत्तरणीय प्रश्न टिप्पणी लिखिए। विनय कुमार पाठक का रचना संसार। उत्तर रचनाएं छत्तीसगढ़ी लोककथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार कपिल नाथ कश्यप कृतित्व व्यक्तित्व एक रुख एकेच शाखा जीवनी अकादशी औ अनचिन्हार काव्य। इन रचनाओं के अलावा उनके द्वारा अनेक सांपादिक कृतियाँ जैसे गुरु घासीदास स्मारिका, अमरनाथ साव स्मृति ग्रंथ, रऊताही वार्षिक आदि भी विशिष्ट स्थान रखती हैं। विनय पाठक की अकादशी औ अनचिन्हार काव्य संग्रह में आपकी 11 प्रतिनिधि कविताएं रखी गई हैं। इनमें विनय कुमार पाठक ने छत्तीसगढ़ की मौलिक एवं अभिनव उपमानों और प्रतीकों द्वारा नई कविता की कथा शिल्प और शैली पक्ष को अधिक परिमार्जित करने का प्रयास किया है। ब एक किस्म के नियाव कविता का शिल्प पक्ष। उत्तर पाठक जी हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में समान रूप से समाहित रहे हैं। इनकी रचनाओं में एक ओर समय की धड़कनें समाहित मिलती हैं तो दूसरी ओर उनमें फूलों की महक और अंगार की दाहकता एक साथ दिखाई देती है। यही कारण है कि वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि कहावत इन पर चरितार्थ होती है। भावुकता का संस्पर्श पाकर कवि ने अनेक दुर्लभ कल्पनाशील बिंबों का सृजन अपनी रचनाओं में किया है। तई उठतस सूरज उठे कुछ पंक्तियों में इनकी भावुकता स्पष्ट है। तई उठतस सूरज उठे सुरताथस होथे सामरे, रात घलो हो जाथे जब लेथस बने आराम रे, जऊन पानीला तय छूतस वो गंगा जल हो जाथे रे, जऊन लकड़ीला तय धरतस तुतारी हल हो जाथे रे, जऊन बीजाला तय छूतस हो जाथे सुघड़ पेड़ रे, जऊन रसदा ले रेगथस बन जाथे वोहर मेड़ रे, जब काजमा भीड़ जाथस बेरा हो जाथे थाम रे। यहाँ पर पाठ 6 तथा ट्रैक 6 समाप्त हो रहा है। ट्रैक 7 अध्याय 7 छत्तीसगढ़ी गजल मुकुंद कौशल। प्रश्न 1 मुकुंद कौशल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके काव्य आदर्श पर संक्षेप में विचार कीजिए, अथवा समकालीन काव्य के विकास में मुकुंद कौशल का स्थान निर्दिष्ट कीजिए, अथवा समकालीन छत्तीसगढ़ी कविता और मुकुंद कौशल की गज़लों में भाव्य साम्यता स्पष्ट कीजिए। उत्तर समकालीन साहित्य जगत में मुकुंद कौशल एक चिरपरिचित नाम है। 7 नवंबर 1947 को दुर्ग में जन्मे मुकुंद कौशल को संगीत व साहित्य के संस्कार विरासत में प्राप्त हुए हैं। कौशल वास्तव में मुकुंद जी का उपनाम है। आप गुजराती भाषी हैं। हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त वे गुजराती व उर्दू में भी शायरी करते हैं। छत्तीसगढ़ी में आपका भाषाई चमत्कार विशिष्ट है। कौशल जी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता लयात्मकता व छंदबद्धता है। कौशल जी आरंभ से ही एक प्रयोगवादी गीतकार रहे हैं। आपकी भाषा सहज, सरल व सुगम है। आंचलिक प्रतीकों, उपमाओं व मुहावरों का सटीक प्रयोग आपके काव्य शिल्प को और भी आकर्षक
व संप्रेषणीय बनाता है। उनकी छत्तीसगढ़ी गज़लों के शेर कवि बिहारी के सतसई दोहे की याद दिलाते हैं। उनका रचना संसार इंद्रधनुषी रंगों से रसा बसा है। प्रमुख रचनाएं आपकी छत्तीसगढ़ी में भिनसार 1969 तथा छत्तीसगढ़ी गज़ल 2002 नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1993 में हिंदी काव्य संग्रह लालटेन जलने दो तथा 2002 में शब्द क्रांति शीर्षक प्रेरणा गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। कवि का रचनानुसार गज़ल पद्य का एक प्रकार है। यह अरबी से फारसी और फारसी से उर्दू में आया। उर्दू से इसे हिंदी में लाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को है और अब हिंदी से इसे छत्तीसगढ़ी में लाने का श्रेय मुकुंद कौशल को जाता है। मुकुंद कौशल की गज़लें उर्दू गज़लों जैसी इश्क फरमान के लिए नहीं हैं, वरन उसकी विषय वस्तु दुष्यंत कुमार की गज़लों के तेवर से ग्रहण की हुई है। कहीं व्यंग, कहीं प्रतीक, कहीं प्रत्यक्ष एवं कहीं प्रकारांत से सामाजिक हालत को मुकुंद कौशल ने कोसा है और जनता को सावधान किया है कि वे इस पंक्ति क्षेत्र से दूर रहें जहां आदमी को आदमी तिजारत की दृष्टि से देखता है। 8वें दशक के काव्य की यह एक मुख्य विशेषता रही है कि उसमें इतिहास को खोजने और द्रवित करने की अनायत क्षमता उभर कर आई है। देश की स्वतंत्रता के विपरीत परिणामों और दिनों दिन बढ़ती हुई सामाजिक अस्थिरता के फलस्वरूप व्यापक संत्रास, भय, आतंक, असंतोष इत्यादि के चलते गिरते हुए मानवीय मूल्यों का खंड खंड चित्रण इस काल की कविताओं के प्रमुख स्वर है। कविता की वैविध्यपूर्ण अन्वेषी काव्य प्रवृत्तियों के विकसित होने के कारण कविता में वस्तुनिष्ठ सामाजिक चिंतन का आरंभ इसके परिवर्तित होते तेवर बाह्य प्रदर्शनों जैसे बड़बोलापन, आत्मप्रचार, खोखली भाव भंगिमाएँ इत्यादि को अंतर्वर्ती प्रभावशाली मूल्यों में परिणत किया गया। सामान्य जनता के निजीपन और आत्मीय भावों में साझेदारी की भावना अंकुरित की गई। मनोवैज्ञानिक, रागात्मक और जीवन के अनेक सौंदर्य विधानों, परंपरागत आधारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। इस दशक की कविता ने दैनिक जनजीवन के छोटे से छोटे और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवन वस्तुओं जैसे घर, माँ, बच्चे, चिड़िया, पेड़, बस इत्यादि को अनुभव के आधार पर बहुपरिचित और आत्मीय प्रतीक विधान बड़े ही सजीव रूप में उभारा और पूर्वागत अकर्मण्यता, आक्रमण के तेवर, जड़ता, कठमूलापन, क्रोध और व्यग्रता के भावों के स्थान पर व्यग्रता को प्रवेश कराया, जो बाह्य और भीतर से देखते हुए दिखाई देते हैं। कहना न होगा कि इन विशेषताओं को चरितार्थ करने वाली कविताओं में श्री मुकुंद कौशल की कविताएं निस्संदेह वास्तविक और खरी हैं। कवि मुकुंद कौशल की कविताओं की यह भी विशेषता रही है कि इन्होंने भाषा में भी राजनीतिक शब्दावली को छानकर प्रस्तुत किया है, जिससे वह अधिक सूक्ष्म, महीन और साफ रूप में दिखाई देती है। कविता को आम आदमी के संदर्भ में रखने के लिए इन्होंने कविता में लोक भाषा या बोलियों के शब्दों को प्रमुख रूप रखने में कोई संकोच नहीं किया है। काव्य शिल्पों के विविध रूपों तथा काव्य प्रतीक, मुहावरे, भाषा और रचना की दृष्टि को एक नए प्रवाह से इन्होंने प्रवाहित किया है। इस काल में कवियों की कविताओं में मुहावरों के टेढ़ापन और बदलते तेवर आपातकाल का राजनीतिक परिवेश ही है,
फिर भी हम कह सकते हैं कि इस काल की कविताओं में चहुमुखी प्रवृत्तियाँ और विकेंद्रित भंगिमाएँ धड़ल्ले से उत्पन्न हो रही हैं, जिनके अपवाद रूप में विनोद कुमार की कविताएं नहीं कही जा सकती है। इन्हें देखने से और अनुभव करने से ऐसा लगता है कि इनकी कविताओं का नव परिदृश्य पूर्वापेक्षा अधिक स्पर्शी, व्यापक और विराट होते हुए गहराई में उतर रहा है। कविताओं की अभिव्यक्ति कठिन और सपाट तो है, लेकिन उसमें रागात्मक प्रभाव से नियोजित आत्मनिरपेक्षता भी है। ऐसी कविताओं में समय के परिवर्तित होते हुए तीव्र प्रहार के साथ साथ प्रकृति और मिथकीय स्वरूप की नई खोजबीन भी जारी है। बोली और भाषा को कविता की भाषा में ढालने की वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक यथार्थ को निजी अनुभव के धरातल पर अंकुरित करते हुए, आदर्श के ताप से बचाते हुए व्यावहारिक जलवायु प्रदान करने का प्रयास इन कविताओं को देखने से दिखाई पड़ता है। आखिर में कवि मुकुंद कौशल ने चली हुई काव्य परंपराओं से मुक्त होकर एक अलग आत्म पहचान बनाने की विरल क्षमता थी। इस क्षमता की अद्भुत विशेषता के आधार पर हम देखते हैं कि उनकी कविताएं जीवन की सहजता का आभास चित्रित करती हुई कल्पना और मन की तरंगों से खिलती नहीं हैं। कवि ने यहाँ अलंकरण के परंपरागत उपादानों को छोड़कर नव काव्य वस्तु की स्वतंत्रता को आयात किया है। समकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों को निष्पृहता और तटस्थता के साथ प्रस्तुत किया है। सारांश में सीधी सादी, छोटी से छोटी और अनायास दिखाई देने वाली इनकी कविताएं अनुभूति और संप्रेषण की योजना को बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ रूपों में प्रस्तुत कर पाई हैं, जिनमें ये एक नवीन विरल रचनाकार के रूप में संभावनाओं के कवि सिद्ध हुए। प्रश्न 2। श्री मुकुंद कौशल हिंदी गज़लों की रचनात्मकता के संपूर्ण हस्ताक्षर हैं। समीक्षा कीजिए अथवा कविवर मुकुंद कौशल के भाव पक्ष और कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कविवर मुकुंद कौशल समकालीन और नव कविता के पूर्णतः समर्थ कवि हैं। उनकी कविताएं आधुनिक काव्यधारा की अत्यंत विशिष्ट पहचानों को प्रस्तुत करने वाली हैं। उनमें न केवल युगबोध की व्यापक दृष्टि है, अपितु नई कविता और समकालीन कविता की भी महत्वपूर्ण पकड़ है। इस प्रकार युगबोध और काव्य की छाप का समन्वित रूप ही उनका वास्तविक काव्य स्वरूप है। इससे उनकी सामर्थ्य, उनकी कुशलता, उनकी अभियोजना, उनकी दूरदर्शिता और उनकी प्रभामयता का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। इस विषय में कहा गया है कि उनका रचा हुआ समस्त काव्य संसार युग और काव्य की दृष्टि से न केवल सार्थक है, अपितु पूर्णतः स्वस्थ और परिपक्व भी है। आपके प्रमुख काव्य संकलनों भिनसार और छत्तीसगढ़ी गज़ल यह वैशिष्ट्य पूर्ण रूपेण व अत्यधिक आकर्षक रूप में है। काव्य सौंदर्य। भावपक्ष। कवि कौशल जी के भावपक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. हृदयगम की शक्ति। नई कविता का भावपक्षीय विधान सर्वथा मुक्त और नवीन है। उसमें साधारणीकरण, रस निष्पत्ति जैसे प्रतिबंधात्मक समस्याएं दिखाई नहीं देती। कविवर मुकुंद कौशल का भावपक्षीय विधान अधिकतर बुद्धिगत है, हृदयगत बहुत कम। प्रस्तुत गीत काव्य भावानुभूति चिंतन प्रस्तुत गीति काव्य है। इसके एक एक दृश्य से इस तथ्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ी गज़ल का एक उदाहरण देखिए। जिस तरह समय बीत जाता है, उसी तरह मनुष्य के हृदय की पीड़ा
दुख एवं दर्द सब पिघल जाते हैं। एक उदाहरण दृष्टव्य है। पीरा अपने आप टगत जाथे बेरा के ढरकत ले, उखरे हवय जमान संगी जे पीरा संगा गा लेथे। उल्लेखनीय है कि इसमें भावानुभूति की परिपूर्णता तो है ही, इसके साथ साथ ही इसमें गेयता की भी परिपूर्णता है। 2. प्रतीकों की प्रमुखता। कवि मुकुंद कौशल का काव्य जगत प्रतीकात्मक है। यह परंपरागत ही नहीं अपितु आधुनिकगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और विसंगतियों, विडंबनाओं का गंभीर विरोधी है। इस विरोध के लिए उसके अनेक प्रतीकात्मक भाव, अर्थ और आशय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ी गज़ल में कवि कौशल चेतावनी दे रहे हैं कि उन बड़े बड़े लोगों का आश्रय लेने से पूर्व मेरी बात सुनो, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। उदाहरण देखिए। उंखर तीर ओधे के पहिली, सुनले कौशल गोठ हमर। बड़े बड़े मछली मन छोटे, मछली मनला खा लेथे। ब. कला पक्ष। कविवर कौशल जी का भाव पक्ष विविध है, तो उनके कला पक्ष में भी अनेक रूपता दिखाई देती है। यह अनेक रूपता इस प्रकार है। 1. भाषा शैली। कौशल जी की भाषा शास्त्रीय परंपरा से प्रोषित और पल्लवित है। उसमें सामाजिकता और पौराणिकता का सुंदर समन्वय दिखता है। भाषा में सदना से क्रिया बनाने की नाम धातु की प्रक्रिया है। भाषा शब्दों के गुरुत्व और महिमा से अनुप्राणित है। कहीं कहीं पर तत्सम के संस्कार के तद्भव और तद्भव के संस्कार में तत्सम प्रयोग आए हैं, परंतु इससे अभिव्यक्ति में सौंदर्य और प्रवाह आ गया है। काव्य की भाषा शैली में जहाँ लाक्षणिकता है, वहाँ चित्र विधायकता भी दिखती है। यहाँ शब्दों का गठन यत्र तत्र शब्द बिंबों की सुंदर सुंदर योजनाएं प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार यत्र तत्र मुहावरों के प्रयोग से लाक्षणिकता का अपेक्षित रूप सामने आ जाता है। 2. रस। कौशल जी ने प्राय सभी रसों की सुंदर व समन्वयात्मक योजना की है। 3. छंद। कौशल जी का छंदों पर पूर्ण अधिकार है। आपने मुक्तक, मांत्रिक और वार्णिक तीनों ही प्रकार के छंदों की एक से बढ़कर एक योजनाएं सामने रखी हैं। इस प्रकार से नए कवियों में उनका शीर्षस्थ स्थान है। 4. अलंकार। अलंकारों की विविधता और अनेक रूपता कवि कौशल जी के साहित्य में दिखाई देती है। इनकी योजनाओं से लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और स्वदेशता सहज ही प्रकट व स्पष्ट हो जाती है। कौशल जी के प्रतीक सभी प्रकार के हैं। दूसरे शब्दों में उनके प्रतीक सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक आदि प्रकार के हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि कविवर कौशल जी समकालीन हिंदी कविता एवं छत्तीसगढ़ी गज़ल के समर्थ हस्ताक्षर हैं। ऐसा इसलिए कि इन्होंने अपार रचनात्मक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इस प्रकार आधुनिक पृष्ठभूमि पर नए नए मूल्यों को अंकित करने में निश्चय ही मुकुंद कौशल जी अविस्मरणीय है। संपूर्ण व्याख्या। छत्तीसगढ़ी गज़ल। 1. छे बित्ता के मनखे देखो, काका जिनिस बीसा लेथे। आगी पानी पवन आकाशा, भुइया तनो नंगा लेथे। शब्दार्थ। मनखे मनुष्य, आगी आग, आकाशा आकाश। संदर्भ। प्रस्तुत गज़ल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गज़ल से उद्धृत की गई है। प्रसंग।
मुकुंद कौशल ने यहाँ मनुष्य के 4 विशिष्ट गुण शक्ति, बुद्धि, मेधा एवं ऊर्जा की ओर प्रकाश डाला है। व्याख्या: यह मनुष्य केवल 6:32 का है, परंतु न जाने कितनी वस्तुएं अपनी शक्ति सामर्थ्य से खरीद लेता है। अग्नि, जल, पवन, आकाश, जहाँ तक धरती है, सबको छीनकर अपने वश में कर लेता है। यहाँ मनुष्य की शक्ति, बुद्धि, मेधा व ऊर्जा की ओर इंगित किया गया है। कवि ने यहाँ मनुष्य के 6 विशिष्ट गुणों के बारे में कहा है कि मनुष्य अपने इन विशिष्ट गुणों के माध्यम से संसार की समस्त वस्तुएं हासिल कर लेता है तथा शक्ति सामर्थ्य से प्राप्त कर लेता है। अग्नि, जल, पवन, आकाश, जहाँ तक धरती है, सबको हासिल कर अपने वश में कर लेता है। विशेष: कवि ने यहाँ मनुष्य के विशेष गुणों की ओर ध्यान इंगित किया है। 2. चारों डहर सवाल उगे हैं, मुड़ ऊंचाए करगाकस, येला लू के सफल किसना, हर जुबान सिरजा ले थे। शब्दार्थ: डहर और करगा व्यर्था, घास, लू उखाड़। संदर्भ: प्रस्तुत गजल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गजल से उद्धृत की गई है। प्रसंग: कविवर ने मनुष्य की बुद्धि, कौशल और विवेक पर ध्यान इंगित किया है। व्याख्या: चारों ओर प्रश्न उठे हैं, जैसे करगा व्यर्थ घास खेतों में उग जाती है। जिस तरह किसान करगा को लू मतलब उखाड़ लेता है और अपनी फसल की बढ़ोतरी के लिए रास्ता साफ कर देता है, उसी तरह मनुष्य भी सारे प्रश्नों के उत्तर या हल तैयार कर लेता है। यहाँ मनुष्य की बुद्धि, विवेक की ओर इंगित किया गया है। कविवर कहते हैं, मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि कौशल से जीवन की कठिनाइयों से पार पा लेता है। वे कहते हैं, चारों ओर प्रश्न उठे हैं, जैसे करगा व्यर्थ घास खेतों में उग जाती है। जिस तरह किसान करगा को लू यानी उखाड़ लेता है और अपनी फसल की बढ़ोतरी के लिए रास्ता साफ कर लेता है, उसी तरह मनुष्य भी सारे प्रश्नों के उत्तर यानी हल तैयार कर लेता है। 3. पीरा अपने आप टगल जाथे बेरा के ढरकतले, उखरे हवय जमान संगी जे पीरा संग गा लेथे। शब्दार्थ: पीरा पीड़ा, टगल टहल, संगी साथ। संदर्भ: प्रस्तुत गजल मुकुंद कौशल द्वारा रचित बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गजल से उद्धृत की गई है। प्रसंग: प्रस्तुत गजल में कविवर मनुष्य से जीवन जीने की बात कर रहे हैं। व्याख्या: जिस तरह समय बीत जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय की पीड़ा, दुख, दर्द सब पिघल जाता है। अर्थात दुख समय बीतने के साथ साथ कम होता जाता है। जो पीड़ा और दुख के साथ गीत गा लेते हैं, उन्हीं का जमाना है। पीड़ा को गीतों के माध्यम से व्यक्त करके कवि जीवन जीने की बात कर रहे हैं। कविवर ने प्रस्तुत गजल में समय की महत्ता का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुबह से शाम हो जाती है, शाम से पुनः सुबह हो जाती है। मनुष्य को भी समय अनुसार चलना चाहिए। जिस तरह समय बीतता जाता है, समय के साथ साथ मनुष्य के हृदय की पीड़ा, दुख, दर्द समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अर्थात दुख समय बीतने के साथ साथ कम होता जाता है। जो पीड़ा और दुख के साथ गीत गा लेते हैं, अर्थात समय के साथ चलते हैं, वे ही लोग जीवन का सच्चा आनंद उठाते हैं।
4. हिजगा पारी के बाजार माँ परमारथ के मोल कहाँ, हास के गुरुतुर भाखा बोले उही परमपद पाले थे। शब्दार्थ हिजगा प्रतिस्पर्धा, पाटी परोपकार, लेथे लेना। संदर्भ प्रस्तुत गजल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गजल से उद्धृत की गई है। प्रसंग कविवर ने प्रस्तुत गजल में संसार और जीवन में मनुष्य के प्रेमयुक्त वाणी का महत्व बताया है। व्याख्या प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष के बाजार में परोपकार का क्या मूल्य है। जो मनुष्य ऐसे संसार में हंस हंस कर मीठी वाणी बोल लेता है, वही मानो परम पद प्राप्त कर लेता है। संसार और जीवन में प्रेमयुक्त वाणी का महत्व बतलाया गया है। कविवर कहते हैं कि आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष का युग है। यहाँ परोपकार का कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति इस युग में प्रेमयुक्त वाणी बोलता है, अर्थात अपनी मीठी वाणी से सबको मोहित करता है, वह मानो परमानंद प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि इस सांसारिक दुनिया में लोग झूठे, कपटी एवं बेईमान हैं। कुछ ही लोग हैं जो सच्ची एवं मीठी वाणी बोलते हैं। 5. समय पड़े है समरे बर औ, चिकन कोरे गाथे बर, चतुरा मनहर ठौका बेरा, चुंदीला पटिया लेथे। शब्दार्थ समरे संवरना, चिकन चिकना, चुंदी बाल बनाना। संदर्भ प्रस्तुत गजल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गजल से उद्धृत की गई है। प्रसंग कविवर ने प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्री मन की चतुरता और समय की पहचान की ओर प्रकाश डाला है। व्याख्या सजने संवरने और अच्छे वस्त्र पहनकर तैयार होने के लिए समय बहुत लगता है और चेहरे को चिकना संवारने, बाल संवारने और चोटी गूंथने के लिए भी बहुत समय लगता है, परंतु चतुर नारी उचित समय पर बालों को शीघ्र संवार लेती है। नारी मन की चतुरता और समय की पहचान की ओर इंगित किया गया है। कविवर कहते हैं कि स्त्रियों को सजने, संवरने और अच्छे वस्त्र पहनकर तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। स्त्रियां अपने चेहरे को संवारने और बाल संवारने में काफ़ी समय लगाती हैं, परंतु चतुर स्त्री वही है जो अपने विवेक और बुद्धि कौशल से उचित समय पर अपने बालों को शीघ्र संवार लेती है। अर्थात चतुर स्त्री अपने विवेक से सही समय की पहचान कर लेती है। 6. दिन दुकात ला हासे के सही थे, छत्तीसगढ़ के भुइया हर, महतारी मन गरा धोका, अचरा माँ गठिया लेथे। शब्दार्थ दुकाल अकाल, हास हंसना, महतारी माँ, अचरा आंचल। संदर्भ प्रस्तुत गजल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गजल से उद्धृत की गई है। प्रसंग प्रस्तुत गजल में मुकुंद कौशल ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी एवं मनुष्य में जो सहनशीलता है उसी का प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। व्याख्या छत्तीसगढ़ की धरती अकाल अभाव को हंसकर सह लेती है। धरती माँ है जो सभी बीमारियों और अभावों को अपने आंचल में बांधकर रख लेती है। छत्तीसगढ़ी की मिट्टी में मनुष्य में जो सहनशीलता है उसका वर्णन किया गया है। कविवर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अनेक विशेषता है। वहाँ की मिट्टी की महत्ता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती अकाल अभाव को हंसकर सहन कर लेती है। छत्तीसगढ़ की धरती माँ सभी बीमारियों और अभावों को अपने आंचल में समेटकर रख लेती है। तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ की धरती में अपार दुखों को सहन करने की सहनशीलता है।
वह सब समस्याओं का डटकर मुकाबला करती है। 7. जमो सात चुरोना बोरव एक साथ के खातिर में, एक दिशा के उड़त परेवा ठियाला अमरा लेते। शब्दार्थ जम्मो एक साथ, चुरोना भट्टी। संदर्भ प्रस्तुत गज़ल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गज़ल से उद्धृत की गई है। प्रसंग प्रस्तुत गज़ल में कविवर ने मनुष्य की इच्छा साधना का चित्रण किया है। व्याख्या एक साध इच्छा की पूर्ति के लिए सभी इच्छाओं को भट्टी में डाल दिया है। मैंने चुरोना अर्थात धोने के लिए ढेर सारे कपड़ों को गर्म पानी सोडा में उबाला जाता है, भट्टी पर चढ़ाया जाता है। एक दिशा में उड़ता हुआ पक्षी अपनी ठिया अर्थात गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। इस इच्छा की साधना से सभी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कविवर कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा साधना से ही वह अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। मनुष्य की इच्छा साधना प्रबल होगी तभी उसकी साधनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अर्थात मनुष्य की इच्छा कामना होना अनिवार्य है। कवि कहते हैं कि मनुष्य की एक साध यानी इच्छा की पूर्ति के लिए सभी इच्छाओं को भट्टी में डाल दिया है। मैंने चुरोना अर्थात धोने के लिए ढेर सारे कपड़ों को गर्म पानी सोडा में उबाला जाता है, भट्टी पर चढ़ाया जाता है। एक दिशा से उड़ता हुआ पक्षी अपनी ठिया अर्थात गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इच्छा यानी कामना होना अत्यंत आवश्यक है। साधन के लिए साधन का होना जरूरी है। 8. उनखर तीर ओधे के पहली, सुनले कौशल गोट हमर, बड़े बड़े मछरी मन छोटे, मछरी मनला खा लेते। शब्दार्थ उनखर उनके, मछरी मन मछलियाँ। संदर्भ प्रस्तुत गज़ल मुकुंद कौशल द्वारा रचित उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गज़ल से उद्धृत की गई है। प्रसंग प्रस्तुत गज़ल में कविवर निम्न वर्गीय लोगों को उच्च एवं धनवान व्यक्तियों से दूर रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। व्याख्या कवि कौशल चेतावनी दे रहे हैं कि उन बड़े बड़े लोगों का सहारा लेने से पूर्व मेरी बात सुनो, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा लेती हैं। धनवान और सत्ता संपन्न लोगों से दूर रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं कवि। कविवर कहते हैं कि आधुनिक युग में सबल व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को दबाता है अर्थात उसका शोषण करता है। कवि कौशल निर्बल व्यक्ति को चेतावनी दे रहे हैं कि उसे धनवान और सबल व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, वरना वह उस पर कठोर अत्याचार करेगा। कविवर एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी प्रकार उच्च लोग गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं। कविवर मुकुंद कौशल धनवान और सत्ता संपन्न लोगों से दूर रहने का आग्रह कर रहे हैं। प्रश्नावली प्रश्न 1. समकालीन छत्तीसगढ़ी कविता और मुकुंद कौशल की गज़लों में भाव साम्यता स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रश्न 1 देखें। प्रश्न 2. समकालीन काव्य के विकास में मुकुंद कौशल का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। उत्तर प्रश्न 1 देखें। प्रश्न 3. इन शेरों का भावार्थ लिखिए। जम्मो साथ चुरोना बोरेव एक साथ के खातिर में, एक दिशा से उड़त परेवा ठिया ला अमर लेथे। उनखर तीर ओघे के पहली, सुनले कौशल गोठ हमर, बड़े बड़े मछरी मन छोटे, मछरी मनला खा लेथे। उत्तर व्याख्या भाग देखें। प्रश्न 4. लघु उत्तरणीय प्रश्न टिप्पणी लिखिए। 1. मुकुंद कौशल का काव्य संसार।
उत्तर। प्रमुख रचनाएं आपकी छत्तीसगढ़ी में भंसार 1969 तथा छत्तीसगढ़ी गज़ल 2002 नामक उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1993 में हिंदी काव्य संग्रह लालटेन जलने दो तथा 2002 में शब्द क्रांति शीर्षक प्रेरणा गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। 2. मुकुंद कौशल की छत्तीसगढ़ी गज़ल का शिल्प पक्ष। उत्तर। भाषा शैली कौशल जी की भाषा शास्त्रीय परंपरा से पोषित और पल्लवित है। उसमें सामाजिक और पौराणिकता का सुंदर समन्वय दिखता है। भाषा में सदना से क्रिया बनाने की नाम धातु की प्रक्रिया है। भाषा शब्दों के गुरुत्व और महिमा से अनुप्राणित है। कहीं कहीं पर तत्सम के संस्कार से तद्भव और तद्भव के संस्कार से तत्सम प्रयोग आए हैं, परंतु इससे अभिव्यक्ति में सौंदर्य और प्रवाह आ गया है। काव्य की भाषा में जहाँ लाक्षणिकता है वहाँ चित्र विधायकता भी दिखती है। यहाँ शब्दों का गठन यत्र तत्र शब्द बिंबों की सुंदर सुंदर योजनाएं प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार यत्र तत्र मुहावरों के प्रयोग से लाक्षणिकता का अपेक्षित रूप सामने आ सका है। 2. रस कौशल जी ने प्राय सभी रसों की सुंदर समन्वयात्मक योजना की है। 3. छंद कौशल जी का छंदों पर पूर्ण अधिकार है। आपने मुक्तक, मात्रिक और वार्णिक तीनों ही प्रकार के छंदों की एक से बढ़कर एक योजनाएं सामने रखी हैं। इस प्रकार से नए कवियों में उनका शीर्षस्थ स्थान है। 4. अलंकार अलंकारों की विविधता और अनेकपरता कवि कौशल जी के साहित्य में दिखाई देती है। उनकी योजनाओं से लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और स्वदेशता सहज ही प्रकट व स्पष्ट हो जाती है। कौशल जी के प्रतीक सभी प्रकार के हैं। दूसरे शब्दों में उनके प्रतीकात्मक सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक आदि प्रकार के हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि कविवर कौशल जी समकालीन हिंदी कविता एवं छत्तीसगढ़ी गज़ल के समर्थ हस्ताक्षर हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपार रचनात्मक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इस प्रकार आधुनिक पृष्ठभूमि पर नए नए मूल्यों को अंकित करने में निश्चय ही मुकुंद कौशल जी अविस्मरणीय है। यहाँ पर ट्रैक 7 तथा पार्ट 7 समाप्त हो रहा है।